हेलो माय डियर बच्चास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर्स 10। सो मैं आपको आपके एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स कराने वाली हूँ 6th, 7th एंड 8th क्लास के। आज हम 8th क्लास से शुरू करने वाले हैं साइंस से। पर बिफोर दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, आप क्लास 8th में आ चुके हैं एंड बिलीव मी दिस इज गोना बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर स्कूल लाइफ। आई स्टिल रिमेंबर माई 8th क्लास एंड दैट वॉज द बेस्ट टाइम एवर। ओके, पर इसमें याद रखना है आपको कि आपको बहुत सारी मस्ती करनी है और पढ़ाई भी करनी है। आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी पढ़ाई को मस्ती बना सकूं। आज हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आप मुझे बताओ दैट हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आप सबको पता है कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, राइट? कैसे बनाते हैं? कमेंट्स में आंसर दिखने हैं सबको, साथ साथ जब मैं कुछ पूछूंगी। फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। एंड एनिमल्स को कहाँ से मिलता है खाना? हमें कहाँ से मिलता है ह्यूमंस को? प्लांट से, राइट? प्लांट्स में हम उगाते हैं कुछ, इसको क्या बोलते हैं उगाने को? एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं और वही हम खाते हैं। क्या मिलता है खाने से? क्या होता है? खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, वीक हो जाएंगे, है ना? अगर मैं आपको कहूँ कि 2 दिन खाना मत खाओ तो क्या आप अपनी डेली लाइफ के जो काम हैं वो उसी एनर्जी से कर पाओगे? नहीं, राइट? और जो हमारी बॉडी है ना, वो जो फंक्शन करती है, बॉडी क्या फंक्शन करती है? डाइजेशन करती है, खाना पचाती है, रेस्पिरेशन करती है, सांस अंदर बाहर करते हैं, एक्सक्रीशन करती है यानी कि वेस्ट रिमूवल होता है हमारी बॉडी से, है ना? ये सारे हमारी बॉडी पार्ट्स के फंक्शन होते हैं, बॉडी फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस भी एनर्जी नहीं मिलेगी अगर खाने से तो नहीं हो पाते। अब एनर्जी यानी कि जो हमें फूड से मिलती है वो हमें प्लांट से भी मिलती है, जो हम सबने तोड़े होंगे ना, फल तोड़े होंगे पेड़ पौधों से, तो हमें प्लांट से भी मिलती है। और एनिमल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे, एग जो हमें हैन से मिलता है और मिल्क जो हमें काऊ से मिलता है, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। और कुछ लोग जो नॉन वेज ही खाते हैं उनका तो डायरेक्ट ही फूड इनटेक हो गया एनिमल। ओके, तो अब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, बट बिफोर दैट यू शुड नो व्हाट इज क्रॉप, है ना? क्योंकि एग्रीकल्चर क्या होता है कि हम क्रॉप उगा रहे हैं। तो क्रॉप क्या है? क्या आप जो घर में अपने जो किचन गार्डन बना देते हो छोटा सा, वहाँ पे आप कहो कि हमारे घर में तो हमने मिर्चियाँ उगाई हुई हैं या टमाटर उगाए हुए हैं, तो क्या हम भी क्रॉपिंग कर रहे हैं? नहीं। क्रॉप होता है जब एक फार्मर बहुत लार्ज स्केल पे, एक बड़े से लैंड पे एक ही काइंड का, एक ही टाइप का क्रॉप उगाता है। जैसे कि या तो सिर्फ चावल उगा रहा है या वो सिर्फ वीट उगा रहा है ना? एग्जाम्पल इसमें वीट दिया हुआ है, उसको हम क्रॉप कहते हैं। अब क्या सारी क्रॉप सेम होती है? नहीं, देखो हर सीजन में अलग अलग क्रॉप आती है। जैसे हम गर्मियों में क्या खाते हैं? फ्रूट्स। तो जल्दी बताओ कौन कौन से फ्रूट्स खाते हैं? मैंगो खाते हैं, यस, और वाटरमेलन खाते हैं, है ना? ये सब जो है गर्मियों में मिलते हैं, तो इनको पहले उगाया गया होगा, इनका अलग सीजन होगा। सर्दियों के फ्रूट्स अलग उगाए जाते हैं, उनका अलग सीजन होता है, तो ये सीजन वाइज होते हैं। और आपको पता ही है। नाउ डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर ऑफ इंडिया, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब जैसे कि हमें पता ही है कि इस टाइम दिल्ली में गर्मी है, बट अभी ऐसे कहीं प्लेसेस हैं जहाँ पे ठंड भी है, जहाँ पे रेनी सीजन भी चल रहा है। तो इन सब के बावजूद हमने अपनी क्रॉप को जो है 2 ही चीज़ों में क्लासिफाई करा है, 2 ही प्रोडक्शंस में क्लासिफाई करा है, विच इज़ खारिफ क्रॉप एंड रैबी क्रॉप। अच्छा, इनका डिफरेंस पेपर में ज़रूर आएगा, चाहे आपका क्लास टेस्ट हो, चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, आएगा ही आएगा। जहाँ ये चैप्टर आ रहा है वहाँ ये ज़रूर आएगा डिफरेंस। तो इसमें आपका एक एनसीईआरटी में टेबल भी दिया है, वो भी ज़रूर पढ़ना है, और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी ज़रूर पढ़ना है। नाउ खारिफ क्रॉप्स जो होती हैं वो रेनी सीजन में हम क्या करते हैं? सोन करते हैं। सोन यानी कि उसको उसके बीज जो बोए जाते हैं वो रेनी सीजन में बोए जाते हैं। रैबी क्रॉप्स को विंटर सीजन में बोया जाता है। इनके मंथ्स याद करने हैं कि रेनी सीजन ये है जून टू सितंबर और रैबी है अक्टूबर टू मार्च। नाउ खारिफ क्रॉप जो है ना वो रेन डिपेंडेंट है। रेन डिपेंडेंट मतलब कि अगर उसको आप पानी तो आप डाल दोगे, मशीन से डाल दिया या मैनुअली आपने खेतों में पानी डाल दिया, वो उसके लिए इनफ नहीं है। उसको चाहिए भाई कि मुझे अच्छा खासा पानी दे दो। तो खारिफ क्रॉप की डिमांड है कि उसको बारिश चाहिए चाहिए, तो वो रेन डिपेंडेंट है, इसलिए वो रेनी सीजन में उगती है। वेराइज जो हमारी रैबी क्रॉप है उसकी ये डिमांड है कि भाई मैं इरिगेशन से भी हो जाऊंगी। इरिगेशन क्या होता है
जब एक फार्मर मैनुअली या बाय मशीन्स अपने फील्ड में पानी डालता है उसको इरिगेशन कहते हैं। आगे हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे भी। तो रैबी क्रॉप कहती है कि मेरा इरिगेशन से काम चल जाएगा, बारिश नहीं भी होगी तो भी। अच्छा, अब इनके एग्जांपल्स हैं जो हमें याद करने हैं, जैसे कि फॉर खारिफ राइस, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, है ना। एंड फॉर रैबी वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ओट्स, बार्ले। अच्छा, एग्जाम्पल जरूर लिख के आने हैं, डिफ्रेंसिएशन में नंबर होते हैं इसके, और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है, आपका आंसर जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ अगर हम क्रॉप्स उगा रहे हैं तो कुछ बेसिक स्टेप्स होते होंगे उगाने के, राइट। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी उठ के कहे कि भाई मैं क्रॉप्स उगा रहा हूँ। तो बेसिक इसकी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे 7 स्टेप्स मेंशन है, हम एक एक करके हर स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको याद भी करना है। आप सुनोगे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद एक बार एनसीईआरटी रीडिंग माननी है आपने मेरे लेक्चर के बाद। तो जैसे कि है, पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर सोइंग करते हैं, फिर मैन्योर फर्टिलाइजर डालते हैं, इरिगेशन डालते हैं, वीट से प्रोटेक्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं और स्टोरेज करते हैं। पहला है कि हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सॉइल को क्यों प्रिपेयर करना है? जैसे आपको प्रिपेयर किया जाता है ना डेट शीट फेंक के कि बेटा एग्जाम आने वाले हैं पढ़ लो, एग्जाम आने वाले हैं पढ़ लो, ऐसे ही सॉइल को भी प्रिपेयर किया जाता है। सॉइल जो होती है ना बच्चा, वो ऑलरेडी एक ऐसी कंडीशन में होती है, ड्राई होती है पहली बात तो, वो ऊपर से वो हार्ड होती है। मतलब नॉर्मली आप देखोगे, आप ग्राउंड पे चल रहे हो, हार्ड सॉइल होती है, सॉफ्ट तो नहीं होती ना। दलदल जो होता है वो आपने देखा होगा सॉफ्ट होता है, आप उसमें अंदर चले जाते हो, गिर जाते हो, है ना, पैर धंस जाता है आपका। पर जो यूजुअल सॉइल होती है वो हार्ड होती है, तो उसको लूजन करना पड़ता है। इसको हम लूजनिंग ऑफ सॉइल या टर्निंग भी बोलते हैं। अब ये जो लूजन और टर्न है ना, ये हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा सीड हम लगाएंगे उसकी जो रूट्स निकलेंगी वो डीप जा सके सॉइल में, और उनको डीप जाने के बावजूद जगह मिल सके ताकि वो ब्रीथ कर सके, राइट। तो इसको करने के लिए, लूजन करने के लिए, टर्न करने के लिए हम प्लो का यूज करते हैं। प्लो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका यूज करते हैं ना। हम स्लाइड्स पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे। इट इज द फर्स्ट स्टेप, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लूजन करना जरूरी है। पहला स्टेप ही नहीं करोगे तो आगे कैसे करोगे? तो इंपॉर्टेंट तो है। ये अलाउ करता है कि रूट्स जो है वो हमारी पेनिट्रेट कर सके डीप इनटू द सॉइल, यानी वो सॉइल में डीप जा सके। लूजनिंग करता है, लूजनिंग से क्या होता है? ब्रीथ कर पाती है हमारी रूट्स ना। देन इट अलाउज ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। अब हमें क्यों उगाने हैं अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स? यही आप सोच रहे होगे कि भाई ये तो नुकसान नहीं देंगे हमारी फील्ड को। नहीं, जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स होते हैं ना, ये अंदर और लूजन करते हैं सॉइल को, ऊपर से ये क्या करते हैं? ह्यूमस ऐड करते हैं जो हेल्प करता है ग्रोथ में। देन ये टर्निंग या लूजनिंग जो सॉइल है, इसको हम टिलिंग या प्लोइंग के प्रोसेस बोलते हैं। नाउ अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सॉइल जो होती है हमारी वो ड्राई होती है, तो बिफोर डूइंग दैट हमें उसको थोड़ा सा गीला करना पड़ता है ताकि हमारा जो प्लो है, प्लो की मैं आपको फोटो दिखाती हूँ कैसा दिखता है, ये दिखाऊंगी। उससे हम अपनी जो मिट्टी को है खोदेंगे तो वो अच्छे से खुद जाए, उसके लिए हम उसको थोड़ा पहले गीला करते हैं, तो हमें उसको वाटर देना पड़ता है। हैव यू नोटिस्ड कि जब हम कोई चीज मिक्स कर रहे होते हैं तो बीच में क्रम्स आ जाते हैं, मोटे मोटे ना, गांठें पड़ जाती हैं। ऐसी जो हमारी सॉइल होती है ना बेटा फील्ड की, उसमें भी क्रम्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। क्रम्स होते हैं जिनको हम क्रम्स बोलते हैं। यहाँ स्पेलिंग लिखे हैं, देखने हैं आपने। इनको हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा एक फील्ड लेवल पे होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो। तो उसको हम करते हैं किसकी हेल्प से? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल कह लो आप, जिसको लेवलर कहते हैं। ओके, अब हम कुछ देखते हैं क्या क्या एग्रीकल्चर के लिए हम टूल्स का यूज़ करते हैं, उनको देखते हैं। सो हेयर 3 टूल हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टूल इज प्लो, जिसका मैंने आपको बताया भी है अभी पीछे, है ना। कि प्लो हम किस लिए यूज करते हैं? अपनी सॉइल को लूजन करने के लिए, टर्न करने के लिए। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? जल्दी जल्दी लिख के आओ कमेंट्स में। प्लोइंग या फिर टिलिंग। अच्छा, अब ये जो होता है ना, ये वुड का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, ठीक है। इसको हम किसी पेयर ऑफ बुल्स हो गई या किसी और एनिमल के पीछे, जैसे कि हॉर्स या कैमल के पीछे बांध के उनको बोलते हैं भाई चलो, और जब वो एनिमल्स चलते हैं तो उनके पीछे ये लगा होता है और इसके आगे का जो नुकीला पार्ट है वो हमारी सॉइल के अंदर जाता है और उसको खोदता है, थोड़ा थोड़ा उसको लूजन करने में मदद करता है हमारी, ठीक है। इसका जो मेन हमारा वो वाला पार्ट होता है ना वुड वाला, उसको हम प्लो शाफ्ट बोलते हैं, और जो आगे का आयरन वाला पार्ट होता है हमारा
स्ट्रिप होती है जो आयरन की, देखो नीचे इसकी फोटो दिखाई है, जो आयरन वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लोशेयर। अच्छा, जो सेकंड है हमारा वो हो है, HOE, जिसकी फोटो अभी दिखाई मैंने आपको। इसको भी आप यूज करते हो, सेम ही इसका काम है, ये भी खोदता है, ये भी लूजन और टर्निंग में मदद करता है, सेम है, ठीक है। अब देखो तो मैनुअली हो गया, या आप किसी एनिमल से बांध सकते हो इन दोनों को और यूज करते हो। अब मशीन्स का भी यूज कर सकते हो। मशीन है कल्टीवेटर नाम की, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें क्या आपकी मशीन चलती है, उसके आगे ब्लेड्स लगे होते हैं और वो खोदती जाती है और वो एक साथ काफी फील्ड खोद देती है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, ठीक है। ये तीनों को आपको याद करना है, इनके क्या क्या यूजेस हैं। ऑलमोस्ट सेम ही बातें हैं तीनों में, पर आपको अलग अलग नाम पता होना चाहिए और फोटो से पहचानना आना चाहिए इन तीनों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोइंग। सोइंग मतलब बताया था मैंने पहले भी कि हमें बीज को अंदर उगाने के लिए गाड़ना है। क्या करना है, उसको हम अपनी मिट्टी में लगाएंगे। आपने कभी स्कूल में करी है प्लांटेशन? उसमें हम क्या करते हैं, पहले मिट्टी को लूजन करते हैं, खोदते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं, फिर उसमें अपना बीज डालते हैं। तो अब हम सेकंड स्टेप पे हैं, विच इज सोइंग। अब इसको करने के ना कुछ ट्रेडिशनल मेथड है हमारे पास और कुछ हमारा नया मेथड भी है। ट्रेडिशनल मेथड है हमारा विच इज फनल। फनल देखा है सबने? मैं आपको बताती हूँ। फनल एक वी शेप का होता है, उसके नीचे पाइप लगा होता है और इसमें आप अपना सीड डालते हो, फिर वो पाइप के जरिए से अंदर ग्राउंड में जाता है। उसका पाइप वाला पार्ट जो है आपको ग्राउंड में अंदर गाड़ना है। उसके बाद आप सीड डालोगे, वो नीचे जाएगा और अंदर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है कि आप ट्रैक्टर्स होता है ना, ट्रैक्टर सबने देखे होंगे, ट्रैक्टर्स की मदद से सीड्स डालते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो सीड है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, है ना, उसको अपनी अपनी जगह मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगा, सही डेप्थ में चला जाएगा। और क्योंकि ट्रैक्टर है तो मिट्टी उछालता हुआ जाएगा तो मिट्टी से कवर भी हो जाएगा आसानी से। इससे हमारा एक बेनिफिट और है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो थोड़ा ज्यादा अंदर तक खोद पाता है मिट्टी को, तो जो सीड है वो डेप्थ में जा पाएगा, जिससे अगर वो टॉप पे रहेगा तो क्या होगा, बर्ड्स वगैरह खा जाएंगी उसे। डेप्थ में चला जाएगा तो वो अच्छे से सोक हो जाएगा, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, है ना, आसपास बहुत सारे सीड नहीं होंगे, तो वो अपनी जगह में अच्छे से ग्रो कर पाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स और पानी मिनरल सब लेके। किससे? सॉइल से। कहाँ से लेते हैं सीड? सारे मिनरल वगैरह को खिला के तो नहीं जाएगा, वो सॉइल से ही लेते हैं ना, तो सॉइल से उसको सब कुछ मिल जाएगा। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर होता क्या, आपको पता है? कभी देखा है आपने, कभी सुना है? आपने पक्का 7th क्लास में 6th क्लास में वेस्ट ट्रीटमेंट पढ़ा होगा, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो घर का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है किचन का, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट किया जा सकता है, उस वेस्ट को हम मिट्टी के अंदर गाड़ के स्टोर करके रखते हैं, फिर वो धीरे धीरे खाद बन जाता है ना। सबने सुना होगा खाद बन जाता है। ये भी सुना होगा कि जो गोबर के उपले होते हैं उसको भी हम एज अ खाद, एज अ मैन्योर यूज करते हैं। खाद क्या करता है? खाद जो होता है ना बच्चा, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में मदद करता है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड दे आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये क्या करता है, ये हमारी अब जो प्लांट उग रहा है, क्रॉप उग रही है हमारी, उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, जैसे हमें चाहिए होते हैं। हम तो विटामिन खा लेते हैं, इनको क्या गोलियां थोड़ी खिलाएंगे, तो इनमें हम खाद यानी कि मैन्योर डालते हैं। अब मैन्योर होता है हमारा जो ऑर्गेनिक होता है, जो हम खाद बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं। अब खाद डालने की जरूरत क्या पड़ती है? जब हम कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन करते हैं ना, जैसे कि यहाँ लिखा है सेकंड पॉइंट में, यानी आपने अभी एक क्रॉप उगाई, उसके बाद जैसे ही वो आपने हार्वेस्ट करी, हटाई, वैसी दूसरी उगा दी, तो सांस लेने का तो टाइम ही नहीं मिला ना हमारी फील्ड को। इससे क्या होता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। उसने पहले वाली क्रॉप को सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल सब दे दिए, अब दूसरी आ गई उसको दे दिए, फिर तीसरी आ गई उसको दे दिए, भाई इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। इसलिए हमें मैन्योर डालना पड़ता है, ठीक है। और इसके और भी मेथड्स हो सकते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव क्रॉपिंग करें, जैसे कि हमने अभी वीट उगा लिया, फिर अगले सीजन में हमने कुछ और उगा लिया, फिर अगले सीजन में हमने मेज उगा लिया, फिर बार्ले उगा लिया। अलग अलग चीजें आप उगाओगे ना, तो अलग अलग, क्योंकि सबकी नीड्स है, हर क्रॉप की अलग नीड्स है, उस अकॉर्डिंग सॉइल थोड़ा मैनेज कर ले। कॉन्टिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक सॉइल पुअर। सॉइल को पुअर बना देती है, किसमें? न्यूट्रिएंट्स में।
मैन्योर इज नेसेसरी फॉर रिप्लेनिशमेंट, यानी कि उसको रिप्लेनिश करने के लिए, उसको वापस न्यूट्रिएंट देने के लिए मैन्योर डालना बहुत जरूरी है, और इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग बोलते हैं। अब इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट मैन्योरिंग होगी अगर हमने ढंग से खाद नहीं डाली या कम डाल दी, तो प्लांट्स जो है वो वीक बन जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ से मिलती है? हम डिकम्पोजिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि हम डिकम्पोज करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स के वेस्ट को, और उससे हमें खाद मिलती है। इससे क्या होगा? हमारी सॉइल का टेक्सचर भी बढ़ेगा और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, यानी कि अब वो पानी को ज़्यादा अपने अंदर होल्ड करके रख पाएगी, ताकि प्लांट को जब जब जरूरत हो वो सॉइल से पानी ले ले। अब फर्टिलाइजर की बात करते हैं। फर्टिलाइजर क्या है? मैंने आपको बताया है, केमिकल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। केमिकल है तो कहाँ बनेगा? ऑर्गेनिकली तो नहीं बनेगा, फैक्ट्रीज में बनते हैं। ये हेल्प करते हैं कि हमारा जो यील्ड है, YIELD होता है यील्ड, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो अच्छा हो। ठीक है, और ये हमारा वाटर पोल्यूशन का सोर्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल है ना बच्चा, जो फैक्ट्री में बन रहा है उसका वेस्ट हमेशा वाटर में फेंका जाता है और उससे वाटर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये अब इसकी सब्स्टिट्यूट में हम मैन्योर यूज़ करते हैं, जो कि क्या है? ऑर्गेनिक है, तो इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। नाउ जो मैंने आपको बताया कि आप ऑल्टरनेटिवली अलग अलग क्रॉप्स उगा लो, उसको हम क्रॉप्स रोटेशन बोलते हैं। कोई आपसे पूछे कि एक ऐसा मेथड बताओ जो हमारे सॉइल को, लैंड को ख़राब होने से बचाता है, तो आप कहोगे क्रॉप रोटेशन। और कहेगा कि क्या चीज़ें हम डालते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स फिक्स करने के लिए, तो आप कहोगे ऑर्गेनिक में मैन्योर डालते हैं, केमिकल में फर्टिलाइजर्स डालते हैं। इनका डिफ्रेंसिएशन आ सकता है, याद करना है। नाउ इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है कि जब मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि जब हम अपने लैंड को पानी देते हैं, किसी भी ज़रिए से दे, मैनुअली दे, बाय मशीन दे, इसकी हम मेथड्स पढ़ेंगे, ट्रेडिशन भी और आजकल मॉडर्न वाली भी, उस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। अब इसकी मेथड्स देखते हैं। पहली हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स, जिसमें हमें मोट, चेन पम्प, ढेकली, राहत, ये 4 हमें इंस्ट्रूमेंट्स बताए हुए हैं। इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, इनको टूल्स कह लो, कि टूल्स बताए हुए हैं, मशीन्स बताई हुई है। पहली फोटो आपकी मोट की है, सेकंड आपकी चेन पम्प की है, थर्ड आपको दिख रही है ये मटके वाली ढेकली, देन फोर्थ इज राहत। राहत आपका हैंड पंप जैसा दिखता है। ठीक है, ये जो मेथड है ना पंप वाला, ये ट्रेडिशनली हो ही रहा है। आप सबको पता है ना, सबके घर में हैंड पंप्स होते थे, तो पानी पुल करने के लिए पंप वाला मेथड हमेशा से चलता आ रहा है। ये जो पंप्स होते हैं ना, ये चलते कैसे पता है आपको? ये बायोगैस, डीजल, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, हर पंप का अलग अलग एनर्जी सोर्स होता है, वहां से ये सब चलते हैं। नाउ मॉडर्न मेथड्स में हमारे पास 2 हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर जो आपने ऊपर फोटो में देख रहे हो, या आपने कभी हमारे अपने स्कूल गार्डन में देखा होगा, मेरे स्कूल गार्डन में तो था। ये ना मशीन्स होती हैं जैसे कि फोटो में दिख रही है, इसमें बहुत सारे ऊपर ना होल्स होते हैं जिसमें से पानी निकलता है, तो वो पूरे ग्राउंड में पीछे से प्रेशर से निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ये, तो वो पूरे ग्राउंड में फैल जाता है। अलग अलग जगह पे आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगा सकते हो ताकि पानी आपके पूरे ग्राउंड में फैल जाए। और जो दूसरा है ड्रिप सिस्टम, ये एक पाइप टाइप जा रहा होता है आपके ग्राउंड में, आप इसको फैला देते हो, एक लेवल्ड में या अनलेवल्ड में दोनों में काम कर जाता है ये आप ग्राउंड में इसको फैला दो, इसमें से ड्रॉप ड्रॉप करके पानी आपकी मिट्टी में जाता रहेगा। क्योंकि इसमें ड्रॉप ड्रॉप करके जाता है तो पानी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, ये दोनों याद करने बहुत जरूरी है, विद इमेजेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर दी अनडिजायरेबल प्लांट्स। अनडिजायरेबल मतलब डिजायर क्या होता है? जो हमने डिजायर किया हो, हमने सोचा हो, हमने विश किया हो, जो हमें चाहिए हो। अनडिजायरेबल मतलब जो हमें नहीं चाहिए था, हमें नहीं चाहिए थे प्लांट से, बस उग गए। आपने देखा आपकी टंकी के पास या गेट के पास जहाँ भी पानी होता है ना, वहां पे ऐसे पौधे उग जाते हैं, आप सोचते हो तो हमने उगाए ही नहीं, ये तो अपने आप ही उग गए। तो जो अपने आप ही उग जाते हैं उन पौधों को हम वीड्स बोलते हैं। अब एक पौधा है तो वो कहीं भी उगे, वो न्यूट्रिएंट्स लेगा सॉइल से, है ना, वो सारे काम करेगा, सारे मिनरल्स लेगा, उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमारी जो रियल क्रॉप है उसके साथ अगर ये वीड्स उग जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स तो ये खा जाएंगे, खाएंगे ना, हमारा क्या होगा भाई, हमारी क्रॉप कहाँ जाएगी, इसलिए इनको हटाना पड़ता है। और रिमूवल ऑफ वीड्स को बोलते हैं वीडिंग। ठीक है, बहुत इजी है, वीड्स अनडिजायरेबल प्लांट्स, इनको हटाना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। अब नेसेसरी इसलिए इनको हटाना क्योंकि देखो यहाँ लिखा है कंपीट विद क्रॉप फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। एक प्लांट को उगने के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी,
न्यूट्रिएंट, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए ना, और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। अब यही सारे उसको भी चाहिए, वीड्स को, क्योंकि वो अनवांटेड है पर है तो प्लांट ही। तो जब हम उसको हटा देंगे तो हमारे क्रॉप को वो सारी चीजें मिल पाएंगी, जिसके लिए उसको कम्पीट करना पड़ रहा था। उसको लग रहा था भाई तू कहाँ से आ गया यार, मुझे वैसे ही पूरा नहीं पड़ रहा है सामान। बेस्ट टाइम फॉर वीडिंग इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। अब वो बड़ा हो, वो सीड्स प्रोड्यूस कर दे, यानी कि सीड प्रोड्यूस कर देगा तो और रुक जाएंगे उसके, जैसे फ्लावर प्रोड्यूस कर दे, यानी मैच्योर हो जाए, उससे पहले ही उसे हटा देना चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट टाइम है कि उससे पहले ही उसे हटा दो। मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स इंक्लूड्स अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड के पास जाओगे आप, उसको अपरूट, अपरूट क्या होता है कि उसको जड़ से उखाड़ दो, खींच दो या काट दो, है ना। इसको वीडिंग करते हैं मैनुअली, हम ऐसे कर सकते हैं। किससे करते हैं हम, एक हमारा टूल है खुरपी, KHURPI, खुरपी, उसका यूज करके हम करते हैं। अच्छा, इनको हम केमिकल्स भी डाल के कंट्रोल कर सकते हैं, जिस केमिकल को वीडीसाइड बोला जा सकता है। इसको हम पानी में मिला के स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, और क्या है इसके बाद हमारा हार्वेस्टिंग। अब हमारा जो था सोइंग कर ली थी हमने, पहले सबसे पहले क्या किया हमने, सॉइल प्रिपेयर करी, फिर हमने सोइंग करी, बीज डाले उसके अंदर, फिर क्या किया हमने, इरिगेशन करी, उसे पानी दिया, फिर क्या किया हमने, देखा भाई कोई अनवांटेड प्लांट तो नहीं उग गया वीड्स नाम का, उसको हटा दिया, है ना। कैसे उगाया, या तो मैनुअली उखाड़ दिया, या काट दिया खुरपी से, या फिर हमने वीडीसाइड की केमिकल का यूज करके पानी में उसको डाइल्यूट करके स्प्रे कर दिया अपने पूरे फार्म पे। अब हमारी हार्वेस्ट जो है, जो हमारी क्रॉप है वो मेच्योर हो गई है। अब हमें इसे हार्वेस्ट करना है, यानी कि हमें अब इसको निकालना है और अपने यूज के लिए यूज करना है। आपने वो सेलिब्रेशंस तो करे ही होंगे फेस्टिवल के अपने स्कूल में, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स जो होते हैं, जैसे कि हमारा बैसाखी होता है जो पंजाब में बहुत मनाया जाता है ना, कि वो फर्स्ट हार्वेस्ट करते हैं अपने साल की, उस दिन उनका न्यू ईयर भी होता है। तो अब द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट गेट्स मैच्योर, यानी जब वो मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जब उसको काट देते हैं तो उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। हम इसको पुल्ड आउट करते हैं, यानी या तो खींच लेते हैं ग्राउंड से, या फिर क्या करते हैं, काट देते हैं। ओके, एक क्रॉप को मैच्योर होने में हमारे 3 से 4 महीने लग जाते हैं। ठीक है, इट इज डन ईदर मैनुअली और बाय सिकल या बाय मशीन। हम इसको मैनुअली करते हैं, या तो हम सिकल का यूज करते हैं, सिकल एक अगेन हमारा टूल है, या फिर हम मशीन का यूज करते हैं, उस मशीन को हम हार्वेस्टर कहते हैं। अच्छा, आपने देखा है कि कुछ लोग ना ऐसे खड़े होके अपने जो ग्रेन्स होते हैं, जो उन्होंने क्रॉप उगाई है, उसको ऐसे फेंक रहे होते हैं, जैसे अभी आंटी फेंक रही है। ये क्यों करते हैं, जब हम क्रॉप जो होती है ना हमारी, जब उसको उखाड़ते हैं, उसमें एक लेयर होती है उसके साथ जुड़ी हुई, जो होती है शाफ, CHAFF, शाफ। इसको हटाना जरूरी होता है, क्योंकि वो हमारा मेन ग्रेन नहीं है, वो उसके ऊपर एक लेयर है, एक छिलका टाइप समझ लो। तो जब उसको हम थोड़ी ऊंचाई से फेंकते हैं, या जब आप घर में देखते हो अपनी मम्मियों को दाल साफ करती है तो वैसे उछालती है ना प्लेट को अपनी, जब वो करते हैं उससे क्या होता है, इसका छिलका हट जाता है। तो साफ करना बहुत जरूरी होता है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। एक हमारा टूल होता है जिससे हम थ्रेशिंग और हमारी हार्वेस्टिंग, यानी शाफ हटाना और हमारी जो होती है हार्वेस्ट करना, वो एक साथ कर सकते हैं। उस टूल को, उस मशीन को हम थ्रेशर कहते हैं। और जो मैंने आपको फोटो दिखाई उन आंटी की, उसको ऊपर से फेंक रही हैं, जो वो मैनुअली कर रही हैं उसको बिना मशीन के यूज के, उस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, विनोइंग। अच्छा जी, अब हमारी हार्वेस्ट भी हो गई, अब क्या करें, हो गया प्रोडक्शन कंप्लीट। इसको स्टोर भी तो करके रखना पड़ेगा, इतनी सारी क्रॉप हो गई है, कहाँ जाए, एकदम से तो नहीं बिक जाएगी, तो अब इसको हम स्टोर करते हैं अपने पास। हार्वेस्टेड ग्रेन शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी इसको गीलेपन से, पानी से बचा के रखना बहुत जरूरी है, इंसेक्ट से और कैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर समझो मैंने क्रॉप आपने उगाई, हमने मिलके उगाई, ठीक है, अब हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो पहली बात तो चोरी हो जाएगी, है ना, या तो उसमें कोई इंसेक्ट आ जाएगा, बारिश होगी तो उसको बारिश से खराब हो जाएगी, मॉइस्चर लग जाएगा, चूहा खा सकता है हमारी क्रॉप को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा सकता है भाई कोई, क्या करें, उसको सेव करना पड़ेगा एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे एरिया में जाके, सेफ एरिया में। उसके लिए सबसे पहली बात, क्योंकि आपने अपनी क्रॉप को पूरे टाइम पानी दिया था, तो जो फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप होती है ना बच्चा, वो ऑलरेडी थोड़ी सी गीली होती है, उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, तो उसको हम पहले अच्छे से धूप में सुखाते हैं थोड़ी देर,
जिससे हम उसको आगे यूज़ कर पाएंगे, या उससे आगे कुछ और हमें बनाना होगा तो जर्मिनेशन करनी होगी तो हम कर पाएंगे। तो हार्वेस्टेड ग्रेन ऑलरेडी हैव मॉइस्चर इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड इज स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। अगर उसको हम फ्रेशली हार्वेस्टेड को बिना सुखाए स्टोर कर देंगे तो उससे वो स्पॉइल हो जाएगी या फिर कोई ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर देगा। शुड प्रॉपरली ड्राई इन सन टू रिड्यूस मॉइस्चर। मॉइस्चर कम करने के लिए उसको हम सन में ड्राई करेंगे, फिर हम जाके ड्राई होने के बाद इसको बैग में डाल के स्टोर करके रख देंगे। अब किस बैग में डालना है, प्लास्टिक बैग में नहीं। फार्मर्स जो है ना जनरली इसको जूट बैग तो सबने देखे होंगे, अब नहीं आते हैं इतने, बट पहले आपके पास पड़े होंगे। जूट के बैग्स होते हैं या फिर मेटालिक यानी मेटल के बिन्स बने होते हैं, उसमें हम इसको स्टोर कर देते हैं। जो लार्ज स्केल स्टोरेज होती है ना वो सिलोज या ग्रैनरीज में करी जाती है ताकि वो पेस्ट से, रैट वगैरह से बच सके, यानी कि उनको उससे बचाने के लिए हम उसको सिलोज या फिर ग्रैनरीज में बचा के रखते हैं। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और दिया, इसके बाद पक्का चैप्टर खत्म है, 5 मिनट की क्लास रह गई है, ध्यान से सुन लो। छोटा सा टॉपिक है, देखो कितने क्यूट एनिमल्स देख रहे हैं तुम्हें। अच्छा, विच इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बैंड, एनिमल को हस्बैंड बनाना है? नहीं। एनिमल हस्बेंड्री होता है जब आप किसी एनिमल को अपने पास रख रहे हो, उसकी टेक केयर कर रहे हो ताकि आपको उससे कुछ मिल सके, समझ रहे हो, मतलब के लिए केयर कर रहे हो आप। बड़ी मतलबी दुनिया है भाई, उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंडरी। इट इज द प्रोसेस ऑफ केयरिंग एंड मैनेजिंग एनिमल्स टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मीट, वूल एंड एग्स। ठीक है, इसमें हमारी ब्रीडिंग आती है पहला स्टेप, यानी कि हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा ब्रीड यानी कौन सा एनिमल चाहिए। जैसे कि हमें गाय पालनी है या हॉर्स पालनी है, उसमें से हम कोई एक सिलेक्ट करेंगे ना। उसके बाद उनको न्यूट्रिशन क्या क्या देना है कि भाई गाय पाली है तो उसको क्या खिलाना है, घोड़े पाले हैं तो उनको क्या खिलाना है। फिर उनकी हेल्थ केयर वगैरह आ जाती है और उनका शेल्टर आ जाता है कि उनको कहाँ रखना है। वैसे सड़क पे तो नहीं छोड़ सकते ना पालतुओं को, उनको एक अलग जगह दोगे। घर में भी नहीं पाल सकते गाय कुत्तों को तो पाल सकते हो, सॉरी, आप गाय और घोड़े वगैरह को नहीं पाल सकते हो घर में, तो क्या करोगे, उनको एक अलग शेल्टर बना के दोगे, राइट। तो इन सब का ध्यान रखना होता है। यही हमारा टॉपिक था, इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म। मुबारक हो भाई, आपने आधा घंटा सहन कर लिया इस क्लास को, और इसके बाद आई कैन बेट आपको इस चैप्टर में किसी टेस्ट में किसी चीज में अंडा नहीं मिलेगा। एकदम सारे मार्क्स लेकर पास हो जाओगे आप, बहुत अच्छे मार्क्स और वेरी गुड लेकर आओगे। और भी लेक्चर चाहिए हो तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साइड में एक घंटी बनी आ रही होगी, उस पर टक करके बटन दबा देना है ताकि आपको फट से नोटिफिकेशन आ जाए कि मैम ने न्यू वीडियो डाल दी है ना। और आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये लेक्चर समझ आया या नहीं, और आपको कौन कौन से और लेक्चर चाहिए, किस किस सब्जेक्ट्स के चाहिए, सब मुझे बताना है। अपने छोटे भाई बहनों को शेयर कर दो ये वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। और इसके बाद एक चीज़ जरूर करनी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ध्यान से, पूरा चैप्टर पेंसिल के साथ, और एक्टिविटीज़ जो उसमें साइड में बॉक्स में दी होती है बच्चा, वो भी जरूर पढ़नी है। और फिर आप अपनी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करना, यूँ हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।